ठीक है। तो आ, आज जीवन की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। मतलब बिल्कुल शुरू से, उन छोटे छोटे जीवों से जो दिखते भी नहीं, और वहां से लेकर हम इंसानों तक का सफर। कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे हैरतअंगेज सफर को आसान शब्दों में समझें, जैसे हम आपस में बात कर रहे हों। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है बैक्टीरिया से। इतने छोटे कि हम देख नहीं सकते, पर ये है हर जगह। लुई पास्चर जैसे बड़े वैज्ञानिक भी इनके पीछे पड़े रहते थे। सोचिए, हमारे शरीर पर ही अंदर और बाहर खरबों बैक्टीरिया है। खरबों? अरे बाप रे! तो ये करते क्या है हमारे शरीर पर? ये हमारी त्वचा से गिरने वाले छोटे टुकड़ों पर, तेलों पर, इन पर जीते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ रहते हैं या कुछ काम भी आते हैं? अरे बहुत काम आते हैं। ये सिर्फ साथ नहीं रहते, जैसे प्रकृति में कचरा साफ करना, पानी को शुद्ध करने में मदद करना, हमारे लिए विटामिन बनाते हैं। और सबसे जरूरी, हवा की नाइट्रोजन गैस को ऐसे रूप में बदलते हैं जिसे पौधे और फिर हम इस्तेमाल कर सकें। इसके बिना तो मुश्किल है। कमाल है। मतलब ये नन्हे जीव इतने जरूरी हैं। और इनके टिके रहने की क्षमता वो तो गजब की है। खौलते पानी में, तेजाब में, यहाँ तक कि परमाणु रिएक्टर के कचरे में भी जिंदा मिले हैं। क्या बात कर रही हैं, परमाणु रिएक्टर में? जी हाँ। और धरती की गहराइयों में चट्टानों को खाने वाले बैक्टीरिया भी हैं। स्लाइम कहते हैं उन्हें। मतलब ये कहीं भी रह सकते हैं। वाह! अच्छा, इतने सारे अलग अलग तरह के जीव हैं, तो इनको समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इन्हें बांटा भी होगा, कोई सिस्टम बनाया होगा। हाँ बिल्कुल। यहीं पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। एक वैज्ञानिक थे, कार्ल लिनियस। उन्होंने जीवों को 2 नाम देने का सिस्टम शुरू किया। हाँ हाँ, सुना है, जैसे हम लोगों का होमोसेपियंस। बिल्कुल वही। इससे काफी जो गड़बड़ी थी वो दूर हुई। हालांकि उनके वर्गीकरण के कुछ आधार थोड़े अजीब थे, जैसे वो पौधों के यौन अंगों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। अच्छा, लेकिन कुछ जीव तो ऐसे भी होंगे जो किसी ग्रुप में ठीक से फिट ही नहीं होते होंगे। हाँ, जैसे फफूंद यानी फंगस, या वो स्लाइम मोल्ड्स। बड़े अजीब जीव हैं। स्लाइम मोल्ड तो कभी अकेले कोशिका की तरह रहता है, फिर जरूरत पड़ने पर इकट्ठा होकर एक बड़े जीव जैसा बन जाता है। अरे, ये तो सच में अजीब है। और हाल ही में, मतलब जेनेटिक लेवल पर जाकर, कार्ल वोइस नाम के वैज्ञानिक ने जीवन को 3 बड़े ग्रुप में बांटा है: बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया। आर्किया? ये क्या है? ये दिखते बैक्टीरिया जैसे हैं, पर अंदर से, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर बिल्कुल अलग। खासकर वो जो बहुत मुश्किल हालात में रहते हैं, जैसे गर्म पानी के चश्मों में। इसने जीवन के पुराने 5 जगत वाले वर्गीकरण को चुनौती दी है। तो ये तो हुई आज के जीवों की बात, लेकिन पुराने जमाने के जीवों के बारे में कैसे पता चलता है? जीवाश्मों से। हाँ, जीवाश्म यानी फॉसिल्स ही मुख्य जरिया है। पर मुश्किल यह है कि जीवाश्म बनना अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। दुर्लभ? कितना दुर्लभ? शायद अरबों हड्डियों में से कोई एक हड्डी जीवाश्म बन पाती है। इसीलिए जो जीवाश्म रिकॉर्ड है वो अधूरा है। और उसमें भी समुद्री जीवों के जीवाश्म ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहां बनने के चांस बेहतर होते हैं। अच्छा, तभी हम ट्राइलोबाइट जैसे जीवों के बारे में जानते हैं, जो करोड़ों साल पहले थे और फिर गायब हो गए। बिल्कुल। और एक दौर था कैम्ब्रियन काल, जब अचानक से बहुत सारे जटिल जीव प्रकट हुए लगते हैं। इसे कैम्ब्रियन विस्फोट कहते हैं। हाँ, बर्जिस शेल जैसी जगहों पर मिले वो अजीब से जीवाश्म, कोई 5 आंखों वाला ओपाबीनिया या वो कांटेदार हेलुसिजेनिया। वही। हालांकि अब वैज्ञानिक मानते हैं कि यह शायद विस्फोट नहीं था, बल्कि जीवों का आकार अचानक बढ़ने लगा था। इससे भी पुराने एडियाकरण काल के सरल जीव मिले हैं। लगता है वो प्रकृति के शुरुआती प्रयोग थे जो ज्यादा सफल नहीं हुए। ये सब तो बनने की कहानी हुई, लेकिन जीवन मिटा भी तो है। सुनाए पृथ्वी पर आई ज्यादातर प्रजातियां अब हैं ही नहीं। ये कड़वा सच है। 99.9% से ज्यादा प्रजातियां जो कभी धरती पर थीं, वो विलुप्त हो चुकी हैं। इतनी ज्यादा? हाँ, और कम से कम 5 बार तो ऐसा हुआ है कि धरती पर महाविनाश आया। मतलब ज्यादातर जीवन एक साथ खत्म हो गया। ऑर्डोविशियन, डिवोनियन, पर्मियन, ट्राइसिक और क्रिटेशियस। पर्मियन वाला सबसे भयंकर था, सुना है। हाँ, उसमें शायद 95% तक समुद्री जीवन खत्म हो गया था। और फिर वो क्रिटेशियस वाला, जिसने डायनासोर का खात्मा किया। वो उल्का पिंड वाला मामला ना, मैक्सिको में जो टकराया था। माना तो यही जाता है। उसके टकराने से महीनों तक आसमान में धूल छाई रही, सूरज की रोशनी रुकी, तेजाबी बारिश हुई, जबरदस्त तबाही मची। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस तबाही में भी मगरमच्छ बच गए, सांप बच गए, छोटे मैमल्स,
यानी हमारे पुरखे जैसे जीव वो बच गए, कैसे? ये अब भी एक बड़ा सवाल है। शायद उनका छोटा आकार या जमीन के अंदर बिल में रहना या ठंडा खून कुछ तो था जिसने उन्हें बचा लिया। विलुप्ति बुरी खबर है, पर ये नए जीवों के उभरने का मौका भी देती है। और इन सब के पीछे, मतलब जीवन के बने रहने और बदलने के पीछे, वो डीएनए का हाथ है। बिल्कुल। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जीवन की निर्देश पुस्तिका है हर कोशिका के अंदर। अणु खुद जिंदा नहीं है, पर जीवन इसी पर चलता है। इसे खोजा तो काफी पहले गया था ना? हाँ, 1869 में। पर इसका असली महत्व समझने और इसकी वो जो दोहरी कुंडली वाली बनावट है, डबल हेलिक्स, वो समझने में 1953 तक का वक्त लगा। वॉटसन और क्रिक को इसका क्रेडिट मिलता है, पर रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस का काम भी बहुत जरूरी था। और इसमें होते सिर्फ 4 ही अक्षर हैं, ATCG। हाँ, बस ये 4 बेस, और ये खास तरीके से जुड़ते हैं। ए हमेशा टी से और सी हमेशा जी से। यही कोड तय करता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, और वही प्रोटीन हमारे शरीर के सारे काम करते हैं। इन कोड के हिस्सों को जीन कहते हैं। लेकिन सुना है हमारे डीएनए का बहुत सारा हिस्सा बेकार है, जंक डीएनए। हाँ, ये बड़ी मजेदार बात है। करीब 97% जीन ऐसा है जिसका कोई सीधा काम पता नहीं चलता, सिवाय अपनी कॉपी बनाने के। पहले इसे कबाड़ समझा जाता था, पर अब लगता है कि शायद इसका भी कोई रेगुलेटरी रोल हो। अभी खोज चल रही है। और एक और हैरानी की बात, हमारे कई जीन आपको फल, मक्खी या चूहे में भी मिल जाएंगे। सच में? इसका मतलब हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये जीवन की बुनियादी एकता दिखाता है। अच्छा, तो अब आते इंसानों पर। डार्विन ने बताया अभी प्रगति चुनाव करती है, नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन गुण अगली पीढ़ी में कैसे जाते हैं, ये वो नहीं समझा पाए थे। सही कहा। इसका जवाब दिया ग्रेगर मेंडल ने अपने मटर के पौधों वाले प्रयोगों से। उन्होंने जेनेटिक्स की नींव रखी। और इंसानी विकास के सबूत, वो तो बहुत कम है शायद। बहुत ही कम। कहते हैं सारे इंसानी जीवाश्म एक पिकअप ट्रक में आ जाएंगे। जैसे लूसी का कंकाल मिला, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति की थी। ये सीधे चलने वाले शुरुआती होमिनिड थे। फिर होमो हैबिलिस आए, जिन्होंने शायद पत्थर के औजार बनाए। हाँ, और फिर होमो इरेक्टस। हाँ, होमो इरेक्टस पहले थे जिन्होंने आग का इस्तेमाल सीखा और अफ्रीका से बाहर निकलकर दुनिया में फैले। तुर्काना बॉय जैसा जीवाश्म दिखाता है कि उनका शरीर काफी कुछ आधुनिक इंसानों जैसा था। लेकिन इसमें भी कुछ पहेलियां हैं, जैसे वो मोवियस रेखा वाली बात। क्यों पूर्वी एशिया में अफ्रीका और यूरोप जैसे बढ़िया पत्थर के औजार नहीं मिलते? वहां पुराने किस्म के औजार ही क्यों मिलते रहे? ये एक बड़ा रहस्य है। हो सकता है वहां तकनीक अलग तरह से विकसित हुई हो, या शायद वो बांस जैसे मटेरियल का इस्तेमाल करते थे जो हजारों साल टिकता नहीं। ये भी सोचने वाली बात है कि आज से 60,000 साल पहले इंसान ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच गए। उस समय समुद्री यात्रा कितनी मुश्किल रही होगी। ये सब वाकई इंसानी सफर की जटिलता दिखाता है। और इसमें मौसम का, जलवायु का भी तो हाथ रहा होगा। बहुत बड़ा हाथ। धरती की जलवायु हमेशा बदलती रही है। हिमयुग यानी आइस एज बार बार आए हैं। इनका कारण शायद पृथ्वी की कक्षा और उसके झुकाव में होने वाले धीमे साइक्लिक बदलाव है, जिन्हें मिलांकोविच साइकिल कहते हैं। अर्थ का बड़ा हिस्सा मोटी बर्फ की चादरों से ढका था। और ये बदलाव कभी कभी अचानक भी हुए हैं। बिल्कुल, जैसे यंगर ड्रायस घटना। अचानक तापमान बहुत गिरा और फिर उतनी ही तेजी से बढ़ गया। इन बदलावों ने यकीनन मानव विकास और उसके फैलाव पर गहरा असर डाला होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी कहानी को देखें, जीवन की शुरुआत हुई उन अनदेखे बैक्टीरिया से, फिर जीवों को समझने और बांटने की कोशिश हुई। जीवाश्मों के अधूरे पन्नों से हमने अतीत को जोड़ा, बड़े बड़े महाविनाश झेले, और इन सब के बीच डीएनए वो धागा रहा जिसने जीवन को आगे बढ़ाया। हाँ, और मानव का विकास भी कोई सीधी रेखा नहीं रही। कई प्रजातियां आईं गईं, जलवायु ने अपनी भूमिका निभाई, और हर मोड़ पर जीवन ने एक अद्भुत लचीलापन दिखाया, मुश्किल हालात के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता दिखाई। उम्मीद है श्रोताओं को स्रोतों पर आधारित ये चर्चा, जीवन के इस लंबे सफर की ये झलक जानकारी भरी और दिलचस्प लगी होगी। क्या ये जानकारी उपयोगी लगी? हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर विचार जानना अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और एक सवाल शायद श्रोताओं के मन में भी छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर हमारा डीएनए इतना रहस्यमयी है, जीवाश्म रिकॉर्ड इतना अधूरा है, तो जीवन की कहानी के ना जाने कितने और पन्ने होंगे जो अभी खुले ही नहीं है। बिल्कुल सही सोचा। हो सकता है पृथ्वी पर आज भी ऐसा जीवन हो जिसके बारे में हमें अभी कुछ पता ही नहीं।
खोज जारी है।